नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सबका पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे तने के बारे में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है कक्षा 11 जीव विज्ञान का जो 5th चैप्टर है उसकी बातों के आकार की, उसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर रूट के बारे में, जड़ के बारे में बात की थी। नेक्स्ट आज हम इस क्लास के अंदर तने के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, तने को इंग्लिश में स्टेम कहा जाता है और इस स्टेम के जो सामान्य लक्षण हैं उसमें हम बात करते हैं कि एक बीज के अंदर जो भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर जो परागपुर होता है, उस परागपुर से प्ररोह का निर्माण होता है और प्ररोह के बाद में तने का निर्माण होता है। उस भ्रूण के अंदर जो मूलांकुर होता है, उस मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। तो मूलांकुर से मूल का निर्माण और परागपुर से प्ररोह और तने का निर्माण होता है। भ्रूण के अंदर इनकी सुरक्षा के लिए जो मूलांकुर है इसके ऊपर मूलांकुर चोल पाई जाती है, जो परागपुर होता है इसके ऊपर परागपुर चोल पाई जाती है। तो देखिए, जो स्टेम या तना है ये अक्ष का ऊपरी भाग है। बीज से जब नया पौधा, बीज में जब अंकुरण होगा, नया पौधा बनेगा, तो जो ऊपर की ओर, जो जमीन से बाहर वायु की ओर का जो भाग है, जो ऊपर की ओर विकसित होने वाला भाग है, उसको हम तना कहते हैं। अक्ष से ऊपर की ओर विकसित होने वाला भाग तना होगा। परागपुर से इसका विकास होता है और इस तने की इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि इसके ऊपर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। मतलब पर्व और पर्व संधि पाई जाती है। पर्व संधि को गांठ कहा जाता है या पोरिया कहा जाता है, जहां से शुरुआत में पत्ती निकलती है और उसके बाद वहां से शाखाएं भी बाहर निकलती है। और दो जो पर्व संधि होती है उनके बीच की जो जगह होती है, उनके बीच, जैसे हम एक इस तरह से देखो, ये पौधा है, एक पर्व संधि यहाँ पर है, दूसरी पर्व संधि यहाँ पर है, तो इनके बीच की जो जगह है, बीच की जो दूरी है, इसको तो हम कहते हैं पर्व। और ये गांठ है, ये भी गांठ है, इनको पर्व संधि या पोरियां कहा जाता है। यहाँ से पत्ती निकलती है, इस तरह से पत्तियां निकलेगी और बाद में यहाँ से वो शाखाएं निकलती है। तो इस तरह से जो तना है, तने का विशेष लक्षण है पर्व और पर्व संधि का पाया जाना। जो आलू होता है, आलू एक तना है, आलू एक तना है, उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि तने का जो विशेष लक्षण है पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तो तने का लक्षण जो विशिष्ट है वो आलू में पाया जाता है, इसलिए आलू को तना कहा जाता है, न कि जड़। हालांकि वो भूमि के अंदर पाया जाता है, भूमि के अंदर पाया जाता है, लेकिन आलू एक तना होता है क्योंकि उसके ऊपर पर्व और पर्व संधि पाई जाती है। तो शैशव या छोटी अवस्था की बात करते हैं तो तना है वो हरा होता है और यह खुद तने के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। छोटा जो पौधा, बीज का जैसे अंकुरण हुआ, अंकुरण होने के बाद सर्वप्रथम जो तना बनेगा, तने का जो निर्माण होगा, शैशव अवस्था में, शिशु अवस्था में जो तना है वो हरे रंग का होता है। हरे रंग का है इसका मतलब वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, क्योंकि उसमें जब तक पत्तियों का निर्माण नहीं होता, तने के ऊपर जब तक कलिका तो बन जाती है, पत्तियों का निर्माण नहीं होता है, तब तक उसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य तने के द्वारा किया जाता है। जब कुछ समय बाद या तना जब है वो क्या लंबे समय के बाद की बात करते हैं, कुछ समय के बाद में तना है वो उसका रंग चेंज हो जाता है, कास्टी हो जाता है, कास्टी होगा और भूरे रंग का हो जाता है। ज्यादा लंबे समय के बाद में गहरा भूरे रंग का तना हो जाता है। अब इस तरह से यदि बात करते हैं, तना जो है जमीन से ऊपर ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेगा तो यह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल तो ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है, जबकि तना नीचे से ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत कार्य करता है, इसलिए इसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहा जाता है। अब इस तरह से यदि तने के हम कार्य देखते हैं तो सबसे पहला कार्य है शाखाओं को फैलाना। एक तना है, जब तना ऊपर वृद्धि करेगा तो उसके ऊपर धीरे धीरे पत्तियां आएगी, कलिका आएगी, पत्तियां आएगी, फल है, फूल है, शाखा है, इन सबको तना है वो थामे रखता है, इनको पकड़ के रखता है या फिर इनको अपने ऊपर है वो स्थिर रखता है। तो इस तरह से शाखाओं को फैलाए रखेगा, पत्ती, फल, फूल आदि इनको भी यह थामे रखेगा। एक पेड़ है, पेड़ को मजबूती प्रदान करेगा, आंधी तूफान के अंदर पेड़ को गिरने से भी यह बचाएगा। इसके अलावा पत्तियों में जो भोजन बना है वो भोजन जड़ों तक जाएगा, तो भोजन जड़ों तक जाने के लिए यह रास्ता उपलब्ध करवाएगा। जड़ों ने जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया है, इन खनिज लवण और जल का अवशोषण करने के बाद इसको पत्तियों तक ले जाने के लिए बीच में वो रास्ता प्रदान करने का कार्य भी कौन करेगा? तना प्रदान करता है। इसके अलावा जो तना है कई बार उस तने का रूपांतरण हो जाता है और उसमें भोज्य पदार्थों का जैसे संग्रहण किया जाता है। जैसे आलू की बात करते हैं, आलू एक तरह का क्या है? तना है और उसके अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है। तो
तो भोजन का संग्रहण भी तने के अंदर होता है। और तना है वो कई बार सहारा प्रदान करने का कार्य भी करता है। कई बार जो तना है वो कांटों में बदल जाता है तो सुरक्षा का कार्य भी करता है, कांटों में बदल के सुरक्षा का कार्य भी करेगा। इसके अलावा जो तना है मुख्यतः जो जनन की बात करते हैं तो कायिक प्रवर्धन में भी तना है वो काम आता है। कई ऐसे पौधे होते हैं जैसे छोटा जैसे बोगनवेलिया है, इन पौधों का क्या करें, पौधे की शाखा को काट के हम दूसरी जगह लगाते हैं। बरसात के मौसम में उसकी शाखा को काट कर यदि हम दूसरी जगह लगाते हैं तो उस शाखा से नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। कायिक प्रवर्धन का मतलब है पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होना, तो उसको हम कायिक प्रवर्धन कहेंगे। इस तरह से कायिक प्रवर्धन में भी तने का उपयोग होता है। तो इस तरह से हमने सिंपल तने के बारे में बात की। ये तने की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं और ये हो तने के विभिन्न प्रकार के कार्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तने के रूपांतरण। तने के रूपांतरण, देखिए तने का जो मुख्य कार्य है, हमने कार्यों के बारे में बात की। इसके अलावा तना है वो अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाता है, इसको तने के रूपांतरण कहा जाता है। अब तने के जो रूपांतरण है वो 3 प्रकार के होते हैं, अर्धवायवीय, वायवीय और भूमिगत। मतलब तना है वो अर्धवायवीय, अर्धवायवीय का मतलब आधा वायु के अंदर आधा जमीन के अंदर, भूमिगत का मतलब भूमि के अंदर, वायवीय का मतलब वायु में पाया जाता है। इसकी स्थिति है या ये कहां पर मिलता है, किस तरह से वृद्धि करता है, उसके आधार पर जो तना है वो 3 प्रकार से रूपांतरित हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्धवायवीय रूपांतरण। अर्धवायवीय का मतलब आधा वायु के अंदर आधा जमीन के अंदर। तो देखिए जो अर्धवायवीय रूपांतरण है इसमें नंबर 1 ऊपरी भूस्थायी। ऊपरी भूस्थायी, ऊपरी भूस्थायी क्या होगा, तना भूमि की जो ऊपर वाली सतह है इसके ऊपर वृद्धि करता है। ऊपरी, ऊपर, भू का मतलब जमीन, जमीन के ऊपर तना है वो वृद्धि करता है। तो तना भूमि की सतह पर वृद्धि करता है। जहां पर पर्व संधि होगी वहां से जड़ निकलती है। जमीन के ऊपर तना जब वृद्धि करेगा तो जैसे जमीन का लेवल है उसके ऊपर तना वृद्धि करेगा, जहां पर पर्व संधि होगी वहां से जड़ें जमीन के अंदर बैठ जाएंगी। उदाहरण के लिए दूब घास, हम पार्क के अंदर बगीचों के अंदर दूब घास लगाते हैं, दूब घास जमीन के ऊपर फैल जाएगी, जहां पर पर्व संधि होगी वहां पर जड़ें जमीन के अंदर चली जाएंगी। नेक्स्ट है भूस्थायी। अब भूस्थायी में क्या होगा, तना सभी दिशाओं में फैलता है। जमीन के ऊपर जो तना है वो सभी दिशाओं में फैलता है। उदाहरण है फ्रिगेरिया। नेक्स्ट है अंतःभूस्थायी। अंतःभूस्थायी में अंत का मतलब अंदर, तना जमीन के अंदर वृद्धि करता है। जमीन के अंदर जब ये वृद्धि करेगा तो जहां पर पर्व संधि होगी वहां से शाखाएं बाहर निकलती है, या जहां पर्व संधि होगी वहां से शाखाएं निकलेगी और इस तरह से वृद्धि करेगा। उदाहरण के लिए पुदीना। और नेक्स्ट है भूस्थालिका। भूस्थालिका ऐसे पौधे जलीय होते हैं और इनका जो तना होता है वो भंजनशील होता है, टूटने वाला होता है और छोटा होता है। उदाहरण के लिए पिस्टिया। तो ये 3-4 जो प्रकार थे ये अर्धवायवीय तने के रूपांतरण थे। नंबर 1 इज ऊपरी भूस्थायी, उदाहरण क्या हो जाएगा, दूब घास। भूस्थायी उदाहरण क्या हो जाएगा, फ्रिगेरिया। अंतःभूस्थायी उदाहरण हो जाएगा पुदीना और भूस्थालिका उदाहरण क्या हो जाएगा, पिस्टिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम भूमिगत तने के बारे में। जो भूमिगत तना है वो भोजन के संचय का कार्य करता है। जो तने भूमि के अंदर पाए जाते हैं उनमें भोजन का संचय होगा। सबसे पहले आता है कंद। कंद ये जो तना होता है ये गोलाकार होता है, इसके ऊपर कक्षस कलिका पाई जाती है जिसको हम आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। और ऐसी संरचना आलू के ऊपर पाई जाती है। अब आलू के ऊपर ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, हालांकि दिखने में आलू में तने की तरह नहीं लगता है, लेकिन आंख पाई जाती है, पर्व और पर्व संधि पाई जाती है, इसलिए आलू को तना कहा जाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा आलू। नेक्स्ट प्रकंद। प्रकंद में क्या होगा, ये जमीन के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है, इसके ऊपर छोटे छोटे पर्व पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अदरक, तो इसको प्रकंद कहा जाएगा। कंद का उदाहरण क्या है, आलू। प्रकंद का उदाहरण क्या है, अदरक। नेक्स्ट आता है घनकंद। ये जो घनकंद होता है ये भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, भूमि के अंदर ऊर्ध्वाधर वृद्धि करेगा। उदाहरण क्या है, अरबी। नेक्स्ट है सल्ककंद। सल्ककंद में तना लेंस के समान दिखाई देता है।
तना कैसा हो जाता है, लेंस के समान, उदाहरण के लिए प्याज। तो इस तरह से ये हुए अर्धवायवीय रूपांतरण और भूमिगत रूपांतरण। नेक्स्ट में बात करते हैं वायवीय रूपांतरण के बारे में। रूपांतरण की बात करते हैं तो इसमें तना है वो वायु में पाया जाता है। नंबर 1 स्तंभीय तंतु। देखिए इसमें तना क्या करेगा, या इसमें जो तना है कक्षस कलिका शाखा के स्थान पर तंतु बनाती है। मतलब इसमें जो तने का निर्माण होना था, तने के स्थान पर एक तंतु का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्तंभीय तंतु। स्तंभ है वो तंतु का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए अंगूर, ये पर्णाभ स्तंभ। अब स्तंभ है वो पर्ण के जैसा दिखाई देता है। पर्णाभ स्तंभ का मतलब है स्तंभ पर्ण के समान दिखाई देता है, तना पत्ती के समान दिखाई देता है। उदाहरण नागफनी। नेक्स्ट है पर्णाभ पर्व। पर्णाभ पर्व में क्या होगा, कक्षस कलिका के स्थान पर एक हरी पत्ती के समान रचना का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए एस्पेरेगस। पत्र प्रकलिका, जो तना है वो छोटी छोटी पत्तियों के रूप में बन जाता है, जिसको पत्र प्रकलिका कहते हैं। उदाहरण है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है स्तंभ कंटक। तना जो है वो कांटों में बदल जाता है, या जो कक्षस कलिका है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, उस पौधे की सुरक्षा का कार्य करती है। उदाहरण के लिए कमल। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर में जो तने की आकार की है उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया। तना क्या है, तने की क्या कार्य है और तने की रूपांतरण। जय हिंद, जय भारत।